जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र साहब, मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज मैं चंद एक क्वेश्चंस जो हमारे कॉलर्स ने पहले जनाब अब्दुल्ला गुल साहब के लिए किए थे, प्रॉबेबली आज के प्रोग्राम में मैं उनको भी शामिल करूँगी। जनाब हमारे जो जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। बहुत सी जगहों पे आप इनके एनालिसिस सुनते भी हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जब इतने बेशुमार चैनल्स हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि हक़ाइक़ को आप तक लेके आना, यानी बहुत सारी बातें मैं दूर बैठ के ज़ूम करूं और वो इज़म्पशंस आप तक पहुंचाऊं तो मैं लोगों को गुमराह करूंगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करूंगी। हम एक तरफ एतराज़ करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे अलाउड वॉइस फॉर दैट, कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की ज़रूरत होती है तो बाहर से आ जाता है, कभी कोई IMF का गुजरा हुआ बंदा पाकिस्तान में आके सरबराही करता है। क्या बात है, पाकिस्तान में काबिल लोग मौजूद नहीं हैं? क्या बात है कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स सामने नजर आता है मगर वो सामने वाला शख्स कोई अहकामात देने के काबिल नहीं, वो डिक्टेशन लेता है, कभी बाहर से कभी किसी से। और दिस इज व्हाट आर ऑब्जेक्शंस आर, मैन आई बिलीव, मेरे तो सिर्फ यही एतराज़ात हैं कि उस मुल्क में जिसका जो ओहदा है उस शख्स को उस ओहदे का अहल ठहराया जाए जो उसके काबिल हो और उसमें वो सलाहियत हो कि वो मुल्क की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए, मुल्क को तरक्की की, कामयाबी की रास्ते पर चलाने के लिए वो एक्शंस ले सके जो रिक्वायर्ड हो, बजाय इसके कि वो दाएं बाएं से डिक्टेशंस लेके काम चल। दिस इज ऑल आर एतराज़ात आर। बाकी जब हम इबहाम में लोगों को मुब्तला करें तो वो क्या होता है, र्यूमर्स के लिए एक शोशाई छोड़ना होता है। बहुत से लोग उन र्यूमर्स पे यकीन कर लेते हैं। आप सितंबर 11 के वाक़े के सुन लें, आप कोविड-19 से मुतल्लिक सुन लें, बेशुमार दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन र्यूमर्स में लोग जो हैं पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इंट्रोड्यूस करती हूँ, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कीमती वक्त कोई भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए सारा ही वक्त है, हमारी तो जान हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर है। सर, मैंने अपने इंट्रो में भी इस बात का जिक्र किया कि बाहर से बैठ के बाज़ औक़ात र्यूमर्स को फैलाया जाता है मुल्क के हवाले से। दो भाइयों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि सुनी सुनाई बात पे हम बिलीव ज़्यादा करते हैं। दैट इज़ द रीज़न आप मेरे साथ हैं। आज ज़ाहिर है इलेक्शन में बददियानती हुई, जिसके लिहाज से बहुत सारी चीज़ें वजूद में आईं। दोनों गवर्नमेंट्स का जब या दोनों पार्टियों का जब इत्तेफाक नहीं हो रहा था तो कमिश्नर रावलपिंडी का मौका भी आया, दोनों पार्टियां भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए तैयार होगी। मगर बेशुमार आरोज, आप मैं साद रफ़ीक का जिक्र करती हूँ, उन्होंने ओपनली कहा कि मैं ज़बरदस्ती सीट नहीं लेना चाहता। यानी बाज़ ईमानदार लोग थे जो इस रिगिंग का हिस्सा नहीं बने, दे प्रेफर टू सिट बैक rather than being part of this process। मगर अब जो एक नया मसला खड़ा हुआ है कि हर पार्टी के पास एक जो एक सीट्स हैं, रिजर्व्ड सीट्स हैं, जिसमें ख़वातीन की भी हैं, माइनॉरिटीज़ की भी हैं। ज़ाहिर है PTI से उनका निशान लिया गया वापस, PTI से लोगों को कैंपेन नहीं करने दिया गया और आज पता चला है कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे वो मखसूस नशिस्तों का हक भी ले लिया गया। और ये र्यूमर बड़े दिनों से गर्दिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM यकीनन वो मुख्तस सीटें जो PTI के पास जानी है, दे विल डिवाइड अमंग देमसेल्व्स। आई एम सो सॉरी, माय क्वेश्चन इज बिट लॉन्ग, बट प्लीज एड्रेस कीजिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ हमेशा प्रोग्राम करके मुझे बहुत इज्जत मिली, और पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम जो थे वो मेरे ख्याल में बहुत उनको पज़ीराई मिली। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी तल्ख़ व शीरीं दोनों गुफ्तगू सुनी, और इत्तेफ़ाक रखना ना रखना उनका उस्तस्वाब है। और बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछें,
लेकिन ज़ाहिर है उसके तकाज़े यही हैं कि हम मुहज़्ज़ब अंदाज़ में एक-दूसरे से गुफ्तगू करें। इख्तिलाफ़ राय होता है, हर जगह होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम तहज़ीब के दायरों को जो है फलांग जाएँ। बहरहाल, जहाँ तक रैगिंग का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल है रैगिंग तो हुई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन क्या रैगिंग सिर्फ़ इस इलेक्शन में हुई है? क्या माज़ी के इलेक्शंस में नहीं हुई? और माज़ी के इलेक्शंस का अगर आप तनासुब देखें, लेकिन ये देखें, ये एक बड़ी अजीब-सी बात है। हम आजकल 2 रॉन्ग्स को एक राइट जो है बनाने की कोशिश करते हैं, हालाँकि अगर 2 गलत हैं, अगर आपने गलत किया या मैंने गलत किया, तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं निकलता कि मुझे या आपको इख्तियार है कि जी क्योंकि फलाने ने गलत किया था इसलिए हम भी कर सकते हैं। नहीं, ये गलत बात है मेरा ख़्याल है। असल बात ये है कि रिगिंग इस इलेक्शन में हुई। रिगिंग जो है 2018 के इलेक्शन में भी हुई। रिगिंग जो है उससे पहले 2013 के इलेक्शन में भी हुई और फिर 2008 के इलेक्शन में भी हुई और माज़ी पीछे चलते जाएँ तो आपको रिगिंग जो है वो मिलती है। लेकिन रिगिंग में और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2 मुख्तलिफ बात है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये होती है कि आप जो है वो एक साहब अगर लेट्स से कि वो जमात इस्लामी के एक मेंबर हैं, जो मुल्तान से लड़ रहे हैं इलेक्शन बमुकाबला उसमें मुस्लिम लीग है, तो वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, आप ऐसा करें कि मुस्लिम लीग के हक में यहाँ आप दस्तबरदार हो जाएँ और कराची के अंदर क्योंकि जमात-ए-इस्लामी जो है वो मज़बूती रखती है, तो इसलिए वहाँ जो है मुस्लिम लीग वाला उनके हक में जो है दस्तबरदार हो जाएगा। ये तो थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। जो रिगिंग है वो ये है कि वोट जो थे वो आपको पड़े 100 और वो बन गए जो है वो 200, ये रिगिंग है। आपने बैलेट पेपर एक्स्ट्रा छापकर उसको बॉक्सेस में डालना शुरू कर दिया, ये रिगिंग है। आपने जो है वो फॉर्म्स 45 और 47 के हिसाब से लोगों को जो है वो आपने रिज़ल्ट नहीं दिया, ये रिगिंग है। मेरे ख़्याल है ये रिगिंग तो हुई है और इसके लिए तमाम लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। देखिए अगर जो जीतने वाले हैं, वो भी तो जो है इलेक्शन कमीशन से जो है वो दरख़्वास्त कर बैठे हुए हैं। और जो हारने वाले हैं, उन्होंने तो किया ही किया है। तो फिर इसका मतलब है कि ना हुकूमती बेंचों पे बैठने वाले लोग खुश हैं, ना अपोज़िशन बेंचों पे बैठने वाले खुश हैं, तो फिर खुश कौन है? इसका मतलब है कि ये बात वाज़ेह है रिगिंग हुई है। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स आए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो क्यों नहीं पेश की? उन्होंने तो अभी तक शब अच्छा की रिपोर्ट पेश की, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक मामला जो है काफ़ी इसके ऊपर गौर और फ़िक्र करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। लेकिन वो तो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर थे, कॉम्प्रोमाइज़ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बहरहाल तीसरी बात जो मेरी इसमें गुज़ारिश है कि हम क्यों ये काम करते हैं कि गैर मुल्कियों को बुला-बुला के उनको ऑब्ज़र्वर्स बनाते हैं। ये मेरे ख़्याल में एक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी लायक-ए-तहसीन बात नहीं है, बल्कि ये बाइस-ए-अफ़सोस है। क्योंकि ये क्या अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं, बरतानिया में होते हैं, तो क्या पाकिस्तानी मुबस्सिरीन को बुलाया जाता है? तो नहीं बुलाया जाता। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो पर्सनली इस बात के ऊपर को मुझे शर्म आती है कि ये बात नहीं होनी थी। अब जो आपने फरमाया कि रिगिंग के हवाले से अगर देखा जाए कि ये जो दूसरी किस्म की रिगिंग है कि एक पार्टी जब आगे सामने आई है, पहले तो बल्ले का निशान आपने जो बात की, देखिए मैं मोहतरमा आपसे इस बात से थोड़ा-सा अपना मेरा व्यू चेंज है। बल्ले का निशान जो है उसके हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी, यकीन माने कि जो सुप्रीम कोर्ट की जिसने वो लाइव गुफ्तगू देखी, उसमें मेरा ख़्याल है कि जो पीटीआई के लॉयर्स थे, उनका बहुत बड़ा कसूर है। उन्होंने जो है वो जिस अंदाज़ में केस सबूत और शवाहिद के साथ पेश करना चाहिए था, यानी कि एक चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। बहरहाल इस बहस के अंदर हम नहीं पड़ते क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर उनकी डिफरेंट ओपिनियन होगी, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की वो प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको देखें और उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई एक जवाब जो था सबूत और शवाहिद के साथ नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में वो तो होना ही था जो हुआ। भारत अब आ जाते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें जिनको आपने माइनॉरिटी का कहा, उसमें कुछ ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं, माइनॉरिटी की होती हैं, इस तरह से मखसूस नशिस्तें ना देना। मेरा ख़्याल है कि जहाँ 92 सीटें मिली उनको, तो फिर मखसूस नशिस्तें जो है वो देने में कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए था। तो ये रिगिंग कैसी थी जिसके अंदर जो है वो एक पार्टी को अक्सरियत भी मिल रही है, केपी में हुकूमत भी मिल रही है, जहाँ रिगिंग आपको सूट करे,
वहाँ ठीक है, क्योंकि केपी के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम है कि 64% जो आरओ थे, 64% आरओ, वो जो हुकूमत केपी ने जो नाम लिख के भेजे थे कि फलाना-फलाना को आप लगाया जाए, उनको तो तैनात ही नहीं किया गया। तो फिर ये रिगिंग जो है, ये तो वफाक के जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी जानिब से किसको फ़ेवर मिला? वो केपी में हुकूमत तो पीटीआई की बनी। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है, वो भी ये बात कर रही है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, वो हम सिंध में देख रहे हैं। और तीसरी तरफ जो रिगिंग की बात आ रही है, वो पंजाब के अंदर तो वो मुस्लिम लीग की बनी है। तो ये रिगिंग कैसी रिगिंग थी कि इसके साथ जो है वो सूबों में हुकूमत आपको पसंद आई, लेकिन वफाक की हुकूमत आपको पसंद नहीं आई। बहरहाल ये क्योंकि तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, मेरे ख़्याल में इस पे एक आज़ाद सिर्फ़ अदालती कमीशन नहीं, बल्कि उसके अंदर माज़ी के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको और मेरे ख़्याल में तमाम जो सियासी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसको, और कुछ चंद अवाम के अंदर जो मकबूल नाम हैं, सहाफ़ियों समेत, उनको शामिल करके इसकी तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। आप जब अवाम के जज़्बात, उसकी उमंगों और उसके वोट से खेलते हैं, तो नताइज जो हैं हमेशा भयानक होते हैं, आग से खेलने में उँगलियाँ झुलस जाया करती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से बात की। और मैं, आपने जैसे कहा कि पीटीआई के लॉयर्स थे, उनकी गलती थी, आई 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 एग्री, मगर मैं प्रोग्राम करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, और आप यकीन कीजिएगा मेरे फ़ोन के ऊपर मैसेज आते थे, लोगों को मालूम था। ये मैं आज की बात नहीं करी, मैं आज से 6 महीने बाद, 8 महीने पहले की बात करी हूँ। एंड दोज मैसेज आर स्टिल इन माई फ़ोन, जिसमें लोग ये कहते थे कि इमरान खान इज़ माइनस, इमरान, यू नो दैट। और सर आज भी मैं बड़े दुख के साथ एक चीज़ का इजहार करती चलूँ, बेशतर इसके कि मैं आगे चलूँ, बिकॉज मेरा अब ज़िंदगी सीरियस जब हुई तो मैं सिर्फ न्यूज़ की तरफ ही जाती हूँ। आज ही सुबह सुबह मुझे जो CNN की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जब मैंने उसको देखी, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। आपको शायद मालूम होगा, मैं यकीनन आपके साथ वो न्यूज़ शेयर कर दूँ। एटलीस्ट 100 deaths and 700 injured in chaotic incident where IDF, Israeli Defense Forces, opened fire as people waiting for the food in Gaza. ये पैलेस्टाइन के मुताबिक दुनिया का नक्शा बदलता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के बारे में दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम IMF का इंतज़ार है, हमें पैसों की ज़रूरत है। हमारे वीक पॉइंट्स तो हैं ना, मतलब इसमें मैं और आप भी बाज़ औक़ात कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इवन दोज सिटिंग आउटसाइड, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर आवर लिसनर्स। बहुत सारे लिसनर्स, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके प्रोग्राम, आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस ज़रूर करूँगी, आप में से बेशुमार लोगों का क्वेश्चन था, मगर मैं एक गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ। यस, 71 के वाक़े को आप ज़रूर याद कीजिएगा, मगर वो जो रिफ्ट्स थी कहीं और से प्रोपेगेंडा के थ्रू इतनी डीप हो गई थी, या फासले इतने बढ़ गए थे कि पाकिस्तान में 1 यूनिट को भी तोड़ा गया उसके खातर। 6 पॉइंट्स का भी हम जिक्र करते हैं जो मुजीबुर रहमान साहब ने। दे वांटेड टू हैव 2 स्टेट बैंक्स, वन इन वेस्ट एंड वन इन ईस्ट। दे वांटेड टू हैव 2 करेंसीज। यानी ये हम, और आई एम सो सॉरी, मैं पंजाब से हूँ, हम पंजाबियों ने बड़ा बुरा रोल प्ले किया है। दिस इज़ माय ओपिनियन, आपका इससे मुत्तफिक होना कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ जनाब आशिक हुसैन साहब, आपके क्वेश्चंस को लिया कि आपने कहा, आरिफा मैडम, मेन इशू स्टार्टेड व्हेन द याह्या खान इंसिस्टेड दैट ही वुड कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट एंड मुजीब हैड इंसिस्टेड टू ब्रिंग प्रेसिडेंट बाय इलेक्शन। तो आप ये ज़रा ये कंडीशंस भी पढ़े ना, 2 स्टेट बैंक्स की, 2 करेंसीज की, 1 यूनिट भी तोड़ा गया किसी हद तक, मगर प्रोपेगेंडा ने हम दोनों भाइयों को अलग करने में मदद की थी। आप इस क्वेश्चन के ऊपर, उनके ऊपर कुछ एड्रेस करना चाहते हैं, तो फिर मैं आज की सूरत हाल पे वापस पलटूं। देखिए, आपका और हमारा दुख जो है वो तो कॉमन है, सच्ची जो बात है, और ये ऐसा एक घाव है जिसको आप कभी भी नहीं धो सकते। लेकिन प्रोपेगेंडा उस वक़्त जो किया गया, उस वक़्त आपको पता है ज़राए इब्लाग और नशर जो थे, ऐसा वो ऐसे नहीं थे जिस तरीके से आज हैं। उस ज़माने के अंदर जो है सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सऐप नहीं था, स्काइप नहीं था, दीगर इस किस्म के टिकटॉक और ट्विटर और दीगर जो फेसबुक्स वगैरह नहीं थे। सिर्फ चंद अखबार
काउंट करते थे, सिलोन पे बड़े काउंट करते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे बड़ा काउंट करते थे। पाकिस्तान ने कभी भी मीडिया को इम्पोर्टेंस नहीं दी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यही दिस इज वेयर आई ब्रॉट पंजाबीज। हमने हमारी जो मेरे ख्याल में हमने मिलिट्री सतूहात के ऊपर कई जगह पे फतूहात हासिल की हैं, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अक्सर लूज किया है और हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट बहुत कमजोर है। हमारा जो मेरे ख्याल में आईएसपीआर तो मजबूत है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया यानी कि आज सबसे कम देखे जाने वाला चैनल जो है और सबसे कम सुने जाने वाला जो रेडियो है, वो पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान है। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का, क्योंकि ये जो हमारी रियासत के जो है नुमाइंदे हैं, लेकिन ये जब हुकूमत के नुमाइंदे बन जाते हैं, तो फिर लोग इनसे जो है पशपाई और दूरी इख्तियार कर लेते हैं। ये एक अलमिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर आप ईस्ट इंडिया के जो ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से, तो ज़रूर हमें याद रखना चाहिए है कि क्या इंदिरा गांधी ने क्या बोला था? इंदिरा गांधी ने यही कहा था ना कि मैं अपनी फ़ौजों को ढाका की गलियों में मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर ये चंद बातें तो मौजूद हैं और फिर खुद नरेंद्र मोदी जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया, तो उन्होंने क्या कहा था कि बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बतौर आरएसएस का नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में और बांग्लादेश बनाने में किरदार अदा किया। क्या उस टाइम की हुकूमत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और क्रिमिनल में नहीं लेके जाना चाहिए था इस मुकदमे को कि एक जो है स्टेटमेंट आ चुकी थी। बहरहाल वो तो जो होना था वो हो गया। मकसद ये है कि आज भी दुश्मन हमारे जो आपस की नाचाकी है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। सियासतदानों ने, अमीर लोगों ने निकल जाना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं इन्हां ने ते टुर जाना है, पिछे साडा की होर सी। जो अब सर बंदे मैं एक जो बात आपसे करना चाहती हूँ ना, मुझे मुझे एहसास है कि शायद आप और आप जैसे और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स समझेंगे कि मेरा झुकाव है किसी की तरफ। मेरा किसी की तरफ झुकाव नहीं, मैं खुद मुल्क से बाहर बैठी हुई हूँ। मगर लोगों की इमरान खान के साथ जो फेवर्स मुझे लगती हैं, वन ऑफ द रीजन द मैन नेवर वांटेड टू लीव पाकिस्तान। नंबर टू, द मैन हैड ऑल द ऑप्शन इन ब्रिटिश एंड इन नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम में टू हैव मनी अपनी बीवी की, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें 100% का शेयर आ जाता है हस्बैंड वाइफ का। ही वॉज नेवर इन टू द मनी, ही नेवर वांटेड टू लीव पाकिस्तान। उसने जितने हॉस्पिटल्स दिए, जितनी यूनिवर्सिटीज दी उसने पाकिस्तान को दी। उसका कोई किन पोजीशन पे नहीं है। मगर इस वक्त जो मैं पाकिस्तान में देख रही हूँ, आप देखिए, मेरा आपसे बल्कि शुरू में ये सवाल था क्या वजह है कि इस वक्त डार साहब आपकी आला पोजीशन पे उनको भी जितवा दिया गया, बेटी जो हैं वो वजीर आला होंगी, एक भाई जो हैं वो वजीर आजम होंगी, पीछे बैठ के मियाँ साहब रूल करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मॉडल टाउन सी ब्लॉक। मगर मैं ये कहती हूँ कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डू यू नो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू ब्लड रिलेटिव्स कैन नॉट कम वन आफ्टर अनदर, रीजन बीइंग कि वहाँ पे मुल्क के साथ ज्यादती हो सकती है या उस इदारे के साथ ज्यादती हो सकती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी को पाकिस्तान में क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, आपने ये जो बातें नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि जो जब हज़रत उमर फारूक के कहा गया कि आपके बाद आपके बेटे को खलीफा वक़्त जो है वो लगा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि खिलाफत मुश्किल काम है और ये उमर फारूक के लिए ही काफ़ी है। तो ये यानी कि उसमें आपने मौरूसियत को नहीं पनपने दिया गया। और फिर इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा वक़्त जो है वो उनके कोई औलाद में से कोई नहीं आया था। तो मकसद यहाँ कहने का है कि ये जो आपने बात कही कि पाकिस्तान की सियासत, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। मैं क्योंकि एक सियासी पार्टी चलाता हूँ, इसलिए मुझे अब वक़्त के साथ-साथ एहसास हो रहा है और यकीन मानिए मैं इसका जो है वो कोई इसका कोई मकसद ये है कि मैं इसको एप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैं चंद चीज़ों के सामने आपको रखता हूँ। इमरान खान साहब की अगर इसी तरीके से कोई उनके साथ उनका रिश्तेदार, उनका अज़ीज़ व अक़ारिब, उनका करीब व जवार का कोई बंदा मौजूद होता पार्टी के अंदर, तो पार्टी शायद ऐसे तितर-बितर और ऐसे जो जिसको कहते हैं कटी पतंग ना बन जाती और शुतर बेमहार भी कहा जा सकता है।
दूसरी तरफ जो है वो जो यहाँ की मौरूसियत है वो उसकी वजह ये है कि अगर आपने पार्टी में किसी और को डिसीजन देना शुरू कर दिए तो आप क्या डिसीजन तो कोई मानेगा नहीं। यहाँ ये भी एक मसला है, लेकिन हैविंग सेड सो दिस डज़ नॉट मीन कि ये कोई सही चीज़ है, ये गलत है, इस प्रैक्टिस को बंद होना चाहिए। मतलब हर जगह समीउल्लाह से कलीमुल्लाह दोनों भाई जो है सिर्फ़ खेल रहे हैं, बाकी टीम जो है बैठी चाय पी रही है। और मैं दरबारियों को भी जानता हूँ, मुझे अभी मैं क्या नाम लूँ उनके, कि वो जब नवाज़ शरीफ साहब के सामने या ज़रदारी साहब के सामने या इवन इमरान साहब के सामने जब बात करते थे, तो खड़े हो जाते थे, हाथ जो है वो ऐसे पेट पे बाँध लिए जाते थे, जैसे नमाज़ पढ़ते वक़्त जो है वो बाँध लिए जाते हैं, और बल्कि पता नहीं वज़ू भी शायद करते थे या नहीं करते थे। मतलब इस हद तक जो है चापलूसी की यहाँ रवायात हैं, जो कि अफ़सोसनाक हैं। किचन कैबिनेट हर वज़ीर-ए-आज़म के साथ बन जाती है। अफ़सोस की बात ये है कि आप अपने से सुपीरियर ज़हनों को साथ नहीं रखना चाहते। अकबर बादशाह ने जो हुकूमत की थी 53 साल, वो अपने से सुपीरियर ज़हनों के साथ की थी, और उसको ये पता था कि ये लोग जो है मेरी मसनद-ए-इक़्तिदार के ऊपर हमला नहीं करेंगे। नौरतन जो थे वो बड़े समझदार थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जितने भी लीडरशिप होती है, वो अपने से कमतर ज़हनों को जो है अपने साथ रखती है। अब देखिए ना, इशाक डार हैं, मरियम साहिबा हैं, शहबाज शरीफ हैं, भई सारे ही आपके हैं, हमज़ा साहब को भी लगा दो, और भी 2-4 अज़ीज़ो-अक़ारिब को लगा दो, तो फिर उधर वो बिलावल साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, फरियाल तालपुर हैं, वहाँ सारे वही है। तो ये मतलब क्या हो रहा है? ये एक भौंडा मज़ाक है, इस मज़ाक को बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं दो सॉल्यूशंस भी आपसे कहना चाहती हूँ। अभी आपने एक लफ्ज़ कहा और मैंने तो एक अरसा तक बिल्कुल साहब ISPR की बात, ISPR ने बड़ा पैसा खर्च किया फिल्में और ड्रामों के लिए, और वो उस लिहाज से उन्होंने अपने शेयर किया। पॉलिटिशियंस बाहर आके बोल भी देते हैं। अभी कल का बयान था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, बड़ा खुला डॉन के ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मियाँ साहब ने कहा है कि उन्होंने जिन्होंने 2018 में इमरान खान को लेके आए वो मुल्क के बहुत बड़े गद्दार हैं। आपने शायद वो बयान देखा होगा। यानी अल्टीमेटली वो बयान दे रहे थे अबाउट आवर एस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज एन एस्टेब्लिशमेंट तो पिछले 30-35 साल से मुझे यही खेल नजर आ रहा है, और अब भी मुझे वही खेल नजर आया। लोगों की रिजर्वेशन है, ये है जो चीज मोहब्बत को नफरत में चेंज करती जा रही है। डिड यू हैव अ चांस टू वॉच दैट, जिसमें मियाँ साहब ने ये लफ्ज कहा है कि जिन लोगों ने पिछली हुकूमत को जो लेके आए थे उन्होंने बहुत बड़ा वो मुल्क के साथ जुल्म किया था और वो मुल्क के मुल्जिम है। डिड यू हैव अ चांस टू वॉच? जी, जी, बिल्कुल, वो 2020 के अंदर भी गालिबन गुजरांवाला के अंदर भी उन्होंने उस वक़्त के आर्मी के सरबराह को चैलेंज किया था, उनका नाम लेके जो है कल का वाकया ये इट्स जी, सिटिंग ऑन द डॉन। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो माज़ी की भी बता रहा हूँ कि आप ये तो है ही है। इसके अलावा भी तो बोला हुआ है, वो भी तो बोला था कि कारगिल जो है पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भारत की पीठ पर खंजर घोंपा गया। ओ भाई, ये सब के सब जो हैं इनको अपने मसाइल हैं, और इनको अफ़वाज पाकिस्तान से एक ख़ास मखासमत है। बहरहाल, मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कोई कसूर नहीं रखती, नहीं उनके भी कसूर होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद ये बार-बार लोग जो आते हैं, मेरे ख़्याल में हमें अभी निज़ाम के बदले बगैर हम नहीं कामयाब हो सकेंगे। ये मियाँ साहब और फिर इनको अब इनकी हुकूमत लाना और इनसे ये तवक्को करना कि ये शायद पाकिस्तान के खैरख्वाह होंगे, पता नहीं कौन खैरख्वाह है, कौन नहीं, लेकिन हाँ। पाकिस्तान इस सब में जो नुकसान उठा रही है वो पाकिस्तानी कौम उठा रही है। सर, मेरा अब सोल्यूशन की तरफ मेरा एक सवाल है। पाकिस्तान की अफवाज तंजीम के लिहाज से वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है, और ये मैं नहीं कह रही, आप इंटरनेशनल रेटिंग में देख लें। हालांकि लोगों ने जो डिफेम कर रहे हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान का बड़ा बजट वो ले जाते हैं। मैं मानती हूँ फौजी फर्टिलाइजेशन स्कूल्स यहाँ वहाँ से, बट दे जनरेट देयर फंड्स टू रन देयर सिस्टम। मगर एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि अभी ये जो रिसेंटली इचरा का वाकया लाहौर का हुआ है, और फिर उस शख्स ने कन्फेस किया कि मुझे तो हलवा का मतलब नहीं आता था, और द मैन हु इग्नाइटेड होल सिचुएशन एंड द क्रेडिट गोज टू हमारी जो ASP हैं मोहतरमा शहर बानो साहिबा, उनको क्रेडिट उसका जाता है।
کیا بات ہے کہ پاک فوج بجائے اس کے کہ پاکستانی اقوام کو آپ پسماندگی میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کے وڈیرے لیڈرز ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے انڈر جو لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ مقامات حاصل کریں، یعنی پسماندہ کو پسماندہ ترین کیا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر کی طرف چل رہا ہے۔ تو پاکستان فوج جہاں اتنی ذمہ داریاں لیتی ہے زمینوں کو زرخیز کرنے کی، why don't they take the responsibility to educate people of Pakistan, to promote education in Pakistan, to alleviate literacy rate؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے ذکر کیا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا، میرا خیال ہے کہ اس کے کئی مثالیں موجود ہیں۔ کئی ایسی جگہوں پہ یونیورسٹیاں بلوچستان میں اور فاٹا کے اندر، کے پی میں جو قائم کی گئیں، جہاں یونیورسٹی بنانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو جو سیکیورٹی اور اس کو جو اسسٹنس پرووائڈ کی گئی، وہ یقیناً افواج پاکستان کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہے آج تک، اور اس کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بندوبست نہیں کیا، اسی طرح سے ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر وہ چلاتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو سویلینز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اسی طریقے سے جو غیر ملکی ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی تعلیم و تدریس کی جاتی ہے، اسٹاف کالج کا ادارہ ہے۔ لیکن جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اسی طریقے سے اور اس قسم کے پروگرامز آتے ہیں جن میں صحافیوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ملکی سالمیت کے حوالے سے، ملکی درپیش خطرات اور چیلنجز کے حوالے سے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا، دیکھیں پاکستان کے آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر خاص و عام کو جو ہے برابر کی سطح پر تعلیم دی جائے گی، لیکن اس تعلیم کا بجٹ جو ہے نہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ کوئی آسمان کو چھونے لگتا ہے، اور نہ ہی نواز شریف یا زرداری کی حکومت میں اس کے اندر کوئی اضافہ یا آپ کو جو ہے بلکہ ابتری ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے فوج کے بجٹ کے حوالے سے کی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی اسٹاف رہے 6 سال، انہوں نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر رپورٹ جو ہے ان کے دور کی موجود ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ افواج پاکستان سمیت جو ایئر فورس اور نیوی ہے اس کا ملا کے 18% بجٹ جو ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے۔ اب جو یہ تو رپورٹ ہے نا، اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو آج تک تو اتنے سال گزر گئے، کسی نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ دوسری بات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ نے فوجی فاؤنڈیشن اور دیگر عسکری کے اداروں کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیں اس میں ریٹائرڈ آفیسر جو ہے ان کو لگایا جاتا ہے، تعینات کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو سکلز کے ذریعے، کوئی ایکسٹرا فیور نہیں ملتا، یعنی کہ اگر عسکری بینک بنا تو عسکری بینک کے اندر جو ہے تمام کے تمام جو اسٹیٹ بینک کے قوانین تھے ان کو جو ہے باقاعدہ ان کے ساتھ کمپلائنس تھی۔ اسی طریقے سے عسکری سیمنٹ بنا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے بجلی یا گیس جو ہے وہ فری کر دی گئی ہے، یا اس کے اوپر جو ان کا ٹیرف ریٹ ہے وہ کم کر دیا گیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو موجود ہیں۔ دیکھیں جو اس کے اوپر ملٹری انک کے نام سے ایک کتاب عائشہ صدیقہ صاحبہ نے لکھی، لیکن وہ اتنی اس کے اندر میرے خیال میں مبالغہ آرائی اور اس کے اندر قیاس آرائی اور دروغ گوئی تھی، جس کی میرے خیال میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب عائشہ صدیقہ صاحبہ سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ آپ اس کے ذرا حقائق بتا دیں، تو وہ جو ہے انہوں نے بھاگنے میں عافیت جانی، اور آج تک وہ ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کا سلوشن۔ دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ افواج پاکستان یقیناً جو ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے گرین انیشیٹو کی بات کی، آپ نے جو ہے اس میں ایک چیز معدنیات کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، معدنیات ہو گئی، گرین انیشیٹو ہو گیا، یہ سارا افواج پاکستان کوشش کر رہی ہے۔ ہاں اس کے اندر جو ہے کئی چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی اس کا ڈھانچہ ہے اس کا تو فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہی ہوگا نا۔ ابھی میرے اتنے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے بھاولپور اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو ہے وہ اس گرین انیشیٹو کے تحت کام کر رہے ہیں، اور وہ تقریباً 99% سویلین لوگ ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے خوش ہیں۔ معدنیات کے حوالے سے
लोकल लोगों को जो है वो मौका मिल रहा है, जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक अच्छी पॉलिसी थी मादनियात के हवाले से, जहाँ लोकल लोगों को उसके अंदर शेयर दिया गया था। लेकिन चंद हमने यहाँ ये भी देखा कि जिस तरीके से ब्रिटिश पेट्रोलियम आई, उनका आज तक हिस्सा जो है वो सुई गैस के अंदर मिलता है, रॉयल्टी जिसको कहते हैं। इसी तरीके से कुछ और ऐसी जगहें हैं, चित्राल और एक और जगह है, ज़हन से निकल रही है, उसके अंदर बाकायदा जो है वो शामिल कर लिया गया कि हर किस्म के लोगों को जो है भई किसी और को लीज़ मिल ही नहीं सकेगी इस इलाके के अंदर। तो ये तो हुकूमत वक़्त ने दिया था। तो अफ़वाज पाकिस्तान की या तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल या तो रोल दिया जाए या फिर जो है वो उनको बिल्कुल इससे किनारा करवाया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोरूसी सियासत, बेईमानी की सियासत, चोरी की सियासत, धाँधली की सियासत, मुनाफ़िक़त के ऊपर सियासत और आपस में बंदर-बाँट के ऊपर सियासत, यानी कि कोई रूल्स तो रूल्स नहीं रहे ना। अभी देखिए ना, जो बाकी तो हम तो यही जानते थे कि वो एक आदमी घसीट-घसीट के एक शख्स का जिसको उससे घसीट के पैसे निकलवाने थे, उसको घसीट-घसीट के लाड़काना से वज़ीर-ए-आज़म अपना सदर हाउस तक लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिसको डीज़ल कहा जाता था, उसके साथ जो है मुलाकातें कर रहे हैं। जो यहूदियों का दामाद कहलाता था, उसके साथ आज गले मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? ये बड़े बाइस अफ़सोस और बाइस तकलीफ़ सियासत है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पे प्रोग्राम का बहुत सारे सवाल हैं, इसी वजह से आपको आने का, क्योंकि मैं इबहम को ख़त्म करना चाहती हूँ। आपने सर एक बात कही थी और मैं इंटरनेशनली बाहर बैठ के आई जस्ट वॉच इंटरनेशनल मीडिया। एक बात आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाई थी कि इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी गई थी। हमारे जनरल साहब ने भी इस बारे में कहा कि इंटरनेशनल मीडिया जो इलेक्शन को वॉच करने के लिए आया था, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और मुतमिन गए हैं कि कोई रिगिंग नहीं हुई। सर ये बिल्कुल झूठ है। इंटरनेशनल मीडिया एक मीटिंग में जहां बैठ के बात हो रही थी, अगर आप जेस्चर्स नोट करें, वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट था, उसकी जो स्माइल और उसका बॉडी जेस्चर था, वो इतने बुरे तरीके से हंस रहा था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कदम जमाए थे और वो गोरे पीछे बैठ के हम पे हंसा करते होते थे। इट वाज जस्ट लाइक इंटरनेशनल मीडिया से एवरी इंटरनेशनल मीडिया, मैंने तो एक दफा भी नहीं कहा। इंटरनेशनल मीडिया कवर्ड के रिगिंग हैपेंड। एवरी इंटरनेशनल मीडिया, आप अल जजीरा की बात कर लें, आप CNN की बात कर लें, हर इंटरनेशनल मीडिया ने ये कवर किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस अनफेयर थे। मगर वो जनरल साहब भी ये कहते हैं कि why should I be believing on the international media when I myself is saying that yes, rigging was done. बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने टाइम दिया। मुझे पता है कि यू आर वेरी कमिटेड। एक मैं सामीन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सगे दो भाई बहनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती होती है। वी हैव टू लिसन टू ईच अदर। कम्युनिकेशन की वजह से गैप, अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं आ रही और आप गाली गलौज करके या कान बंद करके वहां से निकल जाए, हाँ, जब आप महसूस करें कि किसी ने अपनी आवाज को बुलंद करके आपको स्नब करना चाहे, नाउ ही वांट्स और शी वांट्स टू डिक्टेट यू, डोंट लिसन टू देम, बट रिस्पेक्टफुली उसको छोड़ दीजिएगा। मगर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं भी उसमें रोल प्ले करती हूँ, आप भी, मगर जो लोग पाकिस्तान में हैं दे आर पेइंग ह्यूज प्राइस। पाकिस्तान में जब हम वीडियोस देखते हैं तो लगता है पाकिस्तान में इमारत ही बहुत है। मेरा ख्याल है अब तो 1 लाख रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही। आप खाना खाने के लिए जाएं, आराम से आपका 70-80 लाख रुपया बिल बन जाता है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर रहे और खुदा करे कि जो गलतियां करते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, उनको रियलाइज़ किया जाए। और अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी हर बात बहुत प्यारी है, मगर एक बात मैं ये कहती हूँ कि जैसे इमरान खान साहब ने जब रिज़ाइन किया था अपने लास्ट टाइम में, तो उन्होंने कहा था हम इन चोरों से, भाई अब मुल्क में हैं ही जब सारे चोर, तो वी हैव टू सिट डाउन टुगेदर। यू कैन नॉट लीव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल टुगेदर। चाहे उसमें जर्नल्स भी आते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें एवरीबडी कम्स इन दैट। तो वी हैव टू सिट डाउन टुगेदर। और अगर आज इस्लाह हो जाए और सारे मिल के बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है उस चीज़ को फिर हमको एक ताना नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह करे कि हम मिल के अपने घर के मसाइल को घर में बेहतर तौर पे रिजॉल्व कर सकें।
इमरान खान साहब को मौलाना साहब ने यहूदी एजेंट कहा, तो मेरा ख्याल है कि अदर गवर्नमेंट्स पीडीएम के दौर में इसराइल को एक्सेप्ट किए जाने की ज़्यादा बातें हुई थी. बाकी गेट रेडी फॉर द न्यू वर्ल्ड मैप. ये इट वाज सेड बाय बुश, एंड दिस न्यू वर्ल्ड मैप के साथ आपको रिलीजन भी चेंज होता हुआ नजर आएगा. आप इसी पे कमेंट करते हुए, मुझे खुदा गवाह है, आई मीन अ लॉट, आई थैंक यू फॉर योर टाइम कि मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को आपने टाइम दिया. और लिसनर से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स पुट योर कमेंट्स, आस्क क्वेश्चंस. I will bring your question in, but it must be in a respectful manner. जी सर, वर्ल्ड मैप चेंज हो रहा है और रिलीजन की फॉर्म आपको सऊदी अरेबिया में भी रिसेंटली होके आई हूँ, नमाजें मुख्तसर हो गई हैं, फ़र्ज नमाजों तक ही महदूद होके रह गए हैं. इसराइल इस वक्त जो कर रहा है, आज ही मैंने वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की. इसके अलावा दे वांट अ रोड टू Medina Park, where they want to study and do research in Medina Park because they think उस वक्त के the richest Jews were there. तो दुनिया चेंज हो रही है, उस जियोपॉलिटिकल वॉर का हिस्सा पाकिस्तान भी और कीमत अदा कर रहा है. बस आप इसी का जवाब दीजिएगा और बहुत शुक्रिया आपका सर. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक पूरा तब्दीली आ रही है. अभी आपने उस खातून के हवाले से भी बात कही. देखिए, बात ये है कि हरूफ तहज्जी तो लिखे में है ना, मकसद यहाँ आज सारे लोग इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि शिद्दत पसंदी की किसी जगह में, किसी मुआशरे में, किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए. लेकिन हैविंग सेड सो, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमारे लोग तो अनपढ़ हैं. आप देखिए ना, आपने भी पहली दफा जब देखा होगा वो तस्वीर, खातून ने जो लिबास रेब तन रख कर किया हुआ था, वो क्या ऐसा नहीं महसूस हुआ? आज मैं मिली यकजहती कौंसिल के सरबराही इजलास में था और वहां मैंने उलमाए कराम से पूछा कि पहली नजर में आपको क्या लगा, तो उन्होंने सब ने ये कहा कि हमें लगा कि ये आयतें लिखी हुई हैं. अभी यही नूरानी कायदा होता है, बच्चे अपने सीने से लगा के रखते हैं. हमने खुद बावजू होके पढ़ा, हालांकि उसमें तो अलिफ बे पे लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने जो है उसको अपने सीने से लगा के रखा, बावजू होके काम किया. मेरा ख्याल है जिस वर्ल्ड मैप की आप बात कर रही हैं वो ब्लड बॉर्डर्स के नाम से है. 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर एक अमेरिका का जो है साबिक कर्नल था, जिसने जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन अमेरिकन डिफेंस जनरल है, उसके अंदर जो है वो ये आर्टिकल छपा था. और ब्लड बॉर्डर्स के अंदर जो है वो बलूचिस्तान को जो है वो पाकिस्तान से अलहदा किया गया था और एक आज़ाद ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसके अंदर सीस्तान का भी इलाका जो कि ईरान का है और कुछ अहमक इलाका जो कि अफ़गानिस्तान का है, उसको मिलाया गया था. उसको कराची को भी जो है उसकी सरहदें दूसरी दिखाई गई थी. इसी तरीके से जो ये जो आपके इराक है, उसके टुकड़े दिखाए गए थे. मतलब मुख्तलिफ उसके अंदर जो उसको ब्लड बॉर्डर्स, खूनी जो सरहदें हैं, उसका नाम दिया गया था. वो 2006 ऑनवर्ड्स नक्शा तो चल रहा है ना, उस पे काम तो हो रहा है. हाँ, कामयाबी होना ना होना ये एक और बात है. इसी तरीके से जिस तरह से आपने ज़िक्र किया फ़लस्तीन का, हम जो है वो यहाँ पीएसएल देखने में मसरूफ़ हैं. हमने कुछ अरसे बायकॉट किया गैर मुल्की मसनूआत को, उन मसनूआत का जिनका इज़राइल से डायरेक्ट ताल्लुक था, ये जो इज़राइल के सपोर्टर्स थे, उनके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक था. हमने उनका बायकॉट किया और बड़ा अच्छा किया. लेकिन उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि खाना-पीना जारी है, मशरूबात जारी हैं. बड़ा दुःख होता है, यकीन मानें, मैं तो वो गैर मुल्की जो मशरूबात हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे ऐसे गला चोक होने लगता है. यकीन मानिए, मैं ऐसा लगता है कि मेरे गर्दन पे किसी ने छुरी रख दी है. तो मैं तो वो नहीं पी सकता और ना मैं वो पीऊँगा और मैं ना मेरी फैमिली कोई पिएगी और ना मेरा कोई मिलने-जुलने वाला, क्योंकि मेरा काम है कि मैं उसका प्रचार करूँ. हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को हमें बताना है कि हम और कुछ नहीं तो हम जो कमतर दर्जा ईमान है, उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम हम वो तो करें. 29,000 से 30,000 लोग शहीद कर दिए गए. अभी मैं फ़लस्तीन के सफ़ीर ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था, जिस पे जो अल्जीरिया के सफ़ीर थे वो भी मौजूद थे, जॉर्डन के सफ़ीर मौजूद थे, साउथ अफ्रीका के सफ़ीर जो थे वो मौजूद थे. इसी तरीके से एक और मुल्क के जो सफ़ीर थे वो भी फ़लस्तीन के खुद मौजूद थे. तो हम लोगों ने जो है वहाँ यही बातचीत की कि ये आखिर जो हमारा बतौर एक अवाम, एक कौम,
हमें कुछ तो अपने आप के अंदर रेज़िलियंस दिखानी चाहिए, लेकिन हम पीएसएल देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने सियासत के अंदर कर रहा है। मैंने गालिबन पिछले प्रोग्राम में भी आपसे गुज़ारिश की थी, मैं फिर कहूँगा कि आज जो है वो हमें ये फैसला करना है कि क्या सियासत के लिए जिस तरह से हम बाहर निकले हैं, वोट डालने के लिए, फलाने के लिए, क्या हम इसराइल के मासूम लोगों के लिए, कश्मीर के जो है मज़लूम लोगों के लिए बाहर निकले हैं? वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की शहादतें दे रहे हैं, तो वो तो मज़लूम नहीं हैं, वो तो अपने अल्लाह के राह के अंदर जो है, जो हुक्म है, वो लफ्ज़ जीम कर रहे हैं। आपका क्योंकि ये टेलीविज़न दूसरा है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन वो तो जिम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो मज़लूम कौन हुआ? मज़लूम तो हम हुए, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। मगर मैं लिस्टर से भी कहती हूँ, मुझे भी इसी तरह का एक ड्रेस माजरत की ख्वाहिश करूँ। हमारी एक एसोसिएट है जिसने मुझे और हम सब स्टाफ मेंबर्स को शी केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया गिफ्ट किया था। पाकिस्तान में इतने बेशुमार मजहबी इदारे चल रहे हैं, आप उनको इतनी फंडिंग करते हैं, वो आज तक कुरान का मतलब ना सिखा सके। लिखा हुआ इन अरबी रस्मुल खत में डजंट मीन कि आप उसको किसी की मौत का परवाना बना दें। एनीवेज सर अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस बाप आपकी इजाज़त से आखिरी बात इसमें, देखें ये आपने दुरुस्त बताया। मैं आपको आज एक छोटा-सा वाकया सुनाऊँ। एक बहुत कई साल पहले एक सऊदी अरब के वली अहद जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे। उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म और उनके साथ एक बहुत अहम शख़्सियत जो है वो खड़े हुए थे। और जब वो जहाज़ से उतरे तो अरबी के अंदर कुछ उनको वेलकम किया जा रहा था, उनको खुशामदीद कहा जा रहा था। तो उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके साथ जब दूसरे साहब ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, "चुप करो, बेअदबी होगी, इस टाइम पे तलावत हो रही है।" तो मकसद ये है कि अरबी में कुछ भी कहा जा रहा है। मैं अभी कुछ अर्सा फिर कबल इस इग्नोरेंस हो गई ना, ये तो एक इग्नोरेंस। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैंने तो कंडेम किया उस औरत के हवाले से, लेकिन मैं उसको भी समझाना चाहता हूँ कि हम एक आ बैल मुझे मार, एक आदमी उसको पता ही नहीं है। वो तो ये समझता है। अभी मैं आपको बताऊँ कि 2 अरबी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कुछ अर्सा कबल एक तकरीब के अंदर था, तो सऊदी अरब के वहाँ कोई 2 अरबी जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। 2 साथ बिल्कुल जो ऐसे लोग थे मतलब मुतवस्सित घरानों से, उन्होंने बाकायदा नमाज़ की तरह जो है वो हाथ अपने पेट पे बाँधे और यूँ-यूँ हिल रहे थे, कि जैसे वो सिपारा पढ़ रहे हैं। और वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो मुझे थोड़ी बहुत अरबी समझ आती है, वो कोई अपने बीच का किस्सा सुना रहा था कि बीच पे वो कैसे जो है उसको वो वहाँ रेत का घर बना रहा था और पानी आ गया। तो वो इस किस्म की बातें हो रही थी वहाँ और हम समझ रहे थे कि वो सिपारा पढ़ रहे हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए है कि ऐसी चीज़ें हम ज़ेब-तन ना करें या ऐसे कोई मामलात ना करें, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो। बहरहाल अदब-एहतराम सबकी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो है वो उस खातून को भी थोड़ा-सा एहतियात करे आइंदा। और जो अवाम है, उसको तो ख़ैर तशद्दुद का रास्ता अपनाना का जो है, कोई कानूनी और दीनी मेरे ख़्याल में इख्तियार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ रहे, आपके शमूलियत का शुक्रिया। हम आपको दोबारा भी तकलीफ़ देंगे अगर आपको कहीं मेरे सवालात पे एतराज़ हुआ तो उसके लिए मैं मुआफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ। मगर मैं ये कहती हूँ कि आप माइंड्स को लोगों को क्लियर कर दें। माइंड्स को क्लियर करने से बहुत सारी धुंध छट जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप जो सवाल पूछें सर आँखों पर, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा अपनी दानिश और इस्तिताअत के मुताबिक। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लोगों से कहती हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड पुट योर कमेंट्स इन। आई प्रॉमिस आई विल गो थ्रू और मैं वो ज़रूर पूछूंगी। हम में से कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, हम तमाम में गलतियाँ भी हैं, तभी तो हम इंसान हैं, तभी तो हम इंसान हैं। मगर अक्लमंदी ये होती है कि जब हम एक बार गलती करें तो अपनी गलती से सबक ज़रूर सीखें। अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया। ये बिग डील है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। खुदा हाफ़िज़।